वो हम अगर हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपेबिलिटीज एक्सपेक्टेशंस डिवाइडेड बाय कैपेबिलिटीज। तो अगर आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, यानी अगर हम इसको मैथमेटिक्स में समझना चाहते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर आपकी कैपेबिलिटी मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशंस 10 है, 10 पॉइंट में है और आपकी कैपेबिलिटी जो है वो 5 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, सो योर स्ट्रेस इज 2। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 5 खाना नहीं खाया और आपकी कैपेबिलिटी 10 है, तो आपका जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 0.2। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से एनीथिंग इफ इट इज बिलो 1, it is into decimal, you are not into a stress, it is a positive stress. But if anything which is beyond the 1, it is a stress, because आपकी जो expectation है वो आपकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आपको या तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, अपनी स्किल्स बढ़ानी होगी, या आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी होगी अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल तौर पे अगर हम स्ट्रेस को समझना चाहें तो हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से समझ सकते हैं कैपेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो रेशियो है। जैसे हम एफसीआर निकालते हैं तो हम कहते हैं ना, फीड कंजम्पशन और बॉडी वेट का बीच का जो रेशियो होता है वो एफसीआर होता है। तो अगर आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, टोटल फीड जो लग रहा है वो कम हो रहा है, तो एफसीआर अच्छी हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे कैपेबिलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन के बीच का जो रेशियो है वो स्ट्रेस को बढ़ाता और घटाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए एक बार अभी पीछे एक सेशन भी कॉल हुआ था, रंजीत ने कॉल किया था, टीम प्रोवा पे भी किया था। उसमें मेरे हिसाब से कौन कौन था? भूपेंद्र तुम आए थे? जी सर मैं था। हाँ, विजय था। विजय ने किया था क्या वो सेशन? विजय थोड़े से टाइम के लिए था। हाँ था। अच्छा, विजय था, शायद राकेश आया था उस सेशन में। राकेश था। हाँ, हाँ तो वो राकेश फुल टाइम था। हाँ, तो वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेशन किया था हमने। तो जब मुझे उस सेशन के लिए रंजीत ने बोला कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से लोग रहेंगे और एक ऑनलाइन जूम मीटिंग होगी और उसमें सभी लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो उस दौरान मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश करी और मुझे लगा कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक नया शब्द है या स्ट्रेस पहले से हमारे समाज में, या ये हमारी एक तरीके की नेचुरल टेंडेंसी है। तो जब मैं इस चीज को ढूंढने के लिए निकला तो मुझे ये पता चला कि ये समझ में आया कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को इंडियन माइथोलॉजी यानी भारतीय पौराणिक कथाओं में हजारों साल पहले भी डिफाइन की गई। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि जो बात भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले कही गई वो किसी न किसी इंडिकेशन से कही गई, किसी न किसी माध्यम से कही गई, जिससे कि वो बात आगे के हजारों सालों तक लोगों की समझ में आए। तो जब स्ट्रेस को पकड़ा मैंने, तो स्ट्रेस को पकड़ते पकड़ते मैं पहुंचा, मैं आपको साथ शेयर करूंगा, मैं पहुंचा आपको स्लाइड दिख रही है? शेयर हो रहा है अभी, हो गया। आपको दिख रहा है? जी सर। तो ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये हमारे बहुत पुराने देवता हैं जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। भगवान शिव के रूप हैं काल भैरव, ऐसा कहते हैं, भगवान शिव के ये रूप हैं, स्वरूप हैं। और काल भैरव जो है, काल का मतलब होता है टाइम और भैरव का मतलब होता है भय। यानी यहाँ पे काल भैरव इज द गॉड ऑफ फियर एराइजन विद टाइम। समय के साथ जो भय हम पैदा करते हैं उसके देवता कौन है? काल भैरव। तो काल भैरव के अपने नाम में दो बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी होगी। एक तो जितने भी फियर्स या स्ट्रेसेस होते हैं वो टाइम्स लिंक्ड होते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं समय की पंक्ति में लगे होते हैं। जैसे हमारे घर में, हम सबके घर में आज की डेट में बच्चे हैं, तो जब बच्चा है तो आप देखिए कि जब वो छोटा है तो उसका डर क्या है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, बोर्ड एग्जाम देने जाता है, तो उसका डर क्या हो जाता है, जब वो कॉलेज में जाता है तो उसके डर,
तो समय के साथ साथ जैसे वो बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके जो डर हैं वो बदलते हैं। यानी कि काल और भैरव में दो बातें समझने वाली हैं, समय और भय। ये बदलते हुए भय के साथ समय का जो स्वरूप है उसको हमने काल भैरव के थ्रू दिखाया। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली, कि अगर आप देखें तो काल भैरव की जो की जो सवारी है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो आप बता सकते हैं उनकी सवारी क्या है? डॉग है सर। हाँ, काल भैरव की जो सवारी है वो एक कुत्ता है। और काल भैरव की सवारी को कुत्ते से क्यों दर्शाया गया? क्यों? वाई डॉग हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज द सवारी ऑफ काल भैरव? तो जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं तो श्वान मतलब संस्कृत में कुत्ते को श्वान कहते हैं। तो कुत्ते का जो बेसिक नेचर होता है, डॉग जो होता है, जैसे कल विनय अपने घर में 5 उनके घर में कुत्ते भी आए तो वो बता रहे थे, 5 कुत्तों को वो दिखा रहे थे, कह रहे थे बहुत बदमाश हैं, बड़ी बदमाशी करते हैं। कुत्तों का जो बेसिक नेचर होता है, वो बेसिक जो नेचर होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्रेड एंड इनसिक्योर। जो डॉग्स होते हैं ना, वो हमेशा डरते हैं। वो जो अटैक करते हैं, वो अटैक हमेशा वो डिफेंस के लिए करते हैं, वो डर से अटैक करते हैं। तो एक तो जो डॉग है उसका बेसिक नेचर ये है कि वो अफ्रेड होता है, हमेशा डर में रहता है, और बहुत ज्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो जब वो इनसिक्योर महसूस करता है और हमेशा डरा हुआ होता है, तो वो दो चीजें ढूंढता है, या तो वो अटेंशन ढूंढता है या वो वैलिडेशन ढूंढता है। अटेंशन का मतलब ये हुआ कि जब आप इनसिक्योर फील करते हैं, तो बच्चा जब इनसिक्योर फील करता है तो वो माँ के आंचल में जाना चाहता है, क्योंकि जब वो माँ के आंचल में जाता है तो वहां पे वो सिक्योर फील करता है। यानी वो उस समय, उस क्षण में वो माँ का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है ना? तो उसी तरीके से जो डॉग होता है वो अगर 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 आप घर में पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि जब वो डरेगा ना, जब वो किसी तरीके से उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, तो वो हमेशा आपका अटेंशन लेना चाहेगा। वो लगातार भौंकेगा या आपका कुछ भी पकड़ के खींचेगा, आपकी तरफ भागेगा। वो आपका अटेंशन अपनी तरफ लगातार विड्रॉ, अटेंशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो वैलिडेशन ढूंढेगा। वो कोई भी काम करेगा तो वो ये चाहेगा कि आप उसकी तरफ उसको वैलिडेट करें। आप बॉल फेंकेंगे, वो बॉल लेके भागेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके इस एक्टिविटी को वैलिडेट करें। तो वो हमेशा अटेंशन और वैलिडेशन ढूंढता है हमेशा। जो उसकी एक, हम कहते हैं हर कुत्ते का एक अपना एरिया होता है, तो हर एवरी डॉग हैज हिज ओन टेरिटरी, सो ही इज वेरी मच डिफेंसिव एंड वेरी मच प्रोटेक्टिव फॉर हिज टेरिटरी। अपने जो उसकी अपनी टेरिटरी है, उस टेरिटरी को लेकर के वो बहुत डिफेंसिव भी होता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है। ठीक है? अब जब उसकी इस टेरिटरी को या उसकी इस टेरिटरी को किसी तरीके का चैलेंज आता है, जो उसका क्षेत्र है, जब उसको किसी तरीके का डर आता है, उसको किसी तरीके की इनसिक्योरिटी आती है, तो वो बुरी तरीके से हांफने लगता है। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पैंटिंग करता है, हांफता है। आप उसको देखेंगे वो करके, वो बिल्कुल उसकी जो सांसों की रफ्तार है वो बहुत तेजी से, ब्रीदिंग पैटर्न उसका बहुत तेजी से बदल जाता है। यहाँ पे जो कहने की, जो बात समझने वाली बात है कि जो ब्रीदिंग पैटर्न आपका है, वो ब्रीदिंग पैटर्न जब आपका स्ट्रेस हाई होता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है, तो वो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है। और जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है, तो हमारे यहाँ योग में ये कहा जाता है कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हैज बीन सेंड विद द लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रीथ्स। इस संसार में हर इंसान को गिनती के फिक्स नंबर सांसें दी गई हैं। उन सांसों को अगर तुम जल्दी जल्दी ले लोगे तो तुम्हारी लाइफ छोटी हो जाएगी। तुम आराम से लोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, तो तुम गहरी सांसें लोगे तो तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी। तो योगिक माइथोलॉजी में सांस को लाइफ के स्पैन से क्लियरली जोड़ा गया है। यहाँ पे मैं डॉग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉग की जो ब्रीदिंग, जो लाइफ साइकिल होती है, वो 7-8 साल 10 साल की होती है। 7-8 साल 10 साल 12 साल मैक्स टू मैक्स उसकी लाइफ साइकिल होती है। और आप देखो कितना शक्तिशाली है, सब कुछ उसके पास होने के बाद भी वो ज्यादा देर अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाता। दूसरी तरफ आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक होता है कछुआ, यानी मॉस्किटो, कछुआ, टॉर्टोइस। जो टॉर्टोइस होता है
उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 100 से भी ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। और टॉर्टोइज जो होता है, कछुआ जो होता है, उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत स्लो है। यहाँ तक कि चाइनीज माइथोलॉजी में ब्रीदिंग के ऊपर एक अलग तरीके का टॉर्टोइज ब्रीदिंग पैटर्न है। जैसे हमारे यहाँ योगिक प्राणायाम ये सारी बातें हैं, उसी तरीके से टॉर्टोइज ब्रीदिंग है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मोर ब्रीथ पर ब्रीथ, यानी हर सांस को आप इतनी गहराई से लें कि जितने में आप कई ज्यादा सांसें ले लेते। तो यहाँ पे जो भारतीय पौराणिक कथाओं में काल भैरव के द्वारा जो एक इंडिकेशन दिया गया, हमारे पूर्वजों ने हमें समझाने की कोशिश की, वो ये बताने की कोशिश की कि तुम काल भैरव के रूप में उनकी सवारी को ध्यान में रखो और अपनी सांसों को बहुत ध्यान से नियंत्रित करो, कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। हम ये सभी जानते हैं कि जो माइंड और बॉडी है, यानी शरीर और मन, यानी मन मतलब जो विचारों का समुचित सम टोटल है, थॉट्स का जो सम टोटल है दैट इज माइंड। जो थॉट्स हमारे आते हैं, क्योंकि थॉट्स के साथ खास बात क्या है कि वो हमारे सेंसेस से बियॉन्ड है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 इंद्रियों से अलग जो होते हैं वो विचार होते हैं। तो विचारों को देखने या समझने के लिए आपकी इंद्रियां काम नहीं करती, वो बियॉन्ड द सेंसेस हैं। तो आपको हमेशा ये समझना होगा कि आपका माइंड और आपकी बॉडी ये आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इसीलिए अगर आप मन में कोई बात, अगर आपके मन में स्ट्रेस है, आपके मन में निगेटिविटी है, अगर आपके मन में फियर है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट असर आपको अपनी बॉडी पे दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा? अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हैं तो आपको सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, मसल पेन होता है, टेंशन होता है शरीर में, मसल्स में आपको एकदम से, जब जैसे आज के टाइम पे इस तरीके का स्ट्रेस है चारों तरफ, कोरोना कोविड-19 की वजह से हम हर आज तरफ लोगों की बातें सुन रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई है चारों तरफ। ऐसी निगेटिविटी में जब आप स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो स्ट्रेस आपको महसूस होगा। चेस्ट में पेन आ जाता है बहुत सारे लोगों, बहुत लोगों के हाथों में पसीना आने लगता है। ये बड़ा जनरल सिम्टम है कि जब आप घबराते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, तो आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाता है, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। कई बार कई लोगों को लगातार बार बार टॉयलेट यानी कि यूरिनेशन की प्रॉब्लम भी आती है। अलग अलग बॉडी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बॉडी सिम्टम भी आता है। जब वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं या ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं तो उनको बार बार बाथरूम लगता है। एक बहुत कॉमन सिम्टम है वो है कि आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, जबकि वो कहता है यार फिजिकली कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, काम सारे हुए नहीं, पूरे दिन पता नहीं क्या किया, और थकान तो ऐसे लग रही है कि पिछले 5 महीने दिन से जगा हुआ हूँ। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पे आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोगों के पेट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हर आदमी की बॉडी जो है उसके माइंड के ऊपर अलग अलग तरीके से सिम्टम्स देती है। वो सिम्टम्स हमें रीड करने की जरूरत है, और यहां से आप समझ सकते हैं कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन आपस में किस तरीके से है। तो होता क्या है, ऐसा कनेक्शन स्टैब्लिश क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मन है और जो हमारा शरीर है, हमारा जो एक अवचेतन मन होता है, सब अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो रियल और इमेजिनरी के बीच में फर्क नहीं समझ पाता है। वो रियल और इमेजिनरी के बीच में फर्क नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से जब हम अपने विचारों में किसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है, वो उस थॉट को सच मान लेता है। और जब वो सच मान लेता है तो वो हमारे बॉडी के ऊपर को उसी हिसाब से हार्मोनल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये इस वजह से जो है हमारा माइंड और बॉडी जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी, साइंटिफिक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, जहाँ पे वैज्ञानिकों ने ये माइंड बॉडी कनेक्शन को समझने की कोशिश की है और देखने की कोशिश की है किस तरीके से माइंड और बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। तो एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है डॉक्टर विलियम ए टेलर का। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 जार में 2 तरीके के पानी, एक ही पीएच का पानी रख दिया 2 अलग अलग जारों में, और उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप्स में, एक ग्रुप को पॉजिटिव मेडिटेशन करने के लिए बोला उस कमरे में जाकर के, दूसरे ग्रुप को उन्होंने नेगेटिव इमोशंस के साथ मेडिटेट करने के लिए, यानी कि नेगेटिव थॉट्स देने को कहा लगातार।
तो कुछ दिनों के बाद ये पाया गया कि उस जो 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 पानी था उसके अंदर जो क्रिस्टल्स रखे थे उन क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट दौड़ा, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच का जो रिलेशन था वो पॉजिटिव वाले के कंपैरिजन में नेगेटिव वाले का ज्यादा खराब था। और वो उसको वो साफ तौर पे ये नजर आया कि ये नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और जहां पे पॉजिटिव मेडिटेशन या पॉजिटिव थॉट्स दिए जा रहे थे वहां पे पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। तो जो हमारा थॉट, जो हमारी विचार शक्ति है, वो बहुत गहरा असर डालती है हमारे अपने शरीर पे और हमारे अपने अवचेतन मन पे, जो हमारे शरीर को वापस डिक्टेट करता है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और किया गया था, वो मैं बहुत जल्दी से चर्चा करता हूँ। उसको स्पोर्ट्समैन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस स्पोर्ट्समैन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि कुछ प्लेयर्स को जो कि 100 मीटर रेस के नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी थे, दौड़ लगाने वाले, उनको जो था उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। और उनको जो है वो जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें क्या किया गया कि उन्हें एक तरीके से हिप्नोसिस में भेज दिया गया, यानी कुछ हद तक वो थोड़े से बेहोशी वाली स्टेट में चले गए। और वहां पे भेजने के बाद उनके आसपास, जहां पे वो बेड पे लेटे हुए थे जिस जगह पे, उसके आसपास इस तरीके के साउंड्स और इस तरीके की वाइब्रेशंस क्रिएट की गई कि जैसे कि वो रियल स्टेडियम में है। और उन्हें इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिससे कि उन्हें ये लगे कि वो स्टेडियम में रेस करने वाले हैं। उनके शरीर पे हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लगे गए, और जैसे ही रेस शुरू हुई, ये देखा गया कि इसके बावजूद कि वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनके शरीर ने वो सारे सिम्टम्स दिए, जैसे दिल की धड़कनें बढ़ना, ठीक है ना, मसल्स के अंदर तनाव आ जाना, हाथों में और चेहरे पे पसीना आना, ये सारे बॉडी सिम्टम्स जो हैं वो आने लग गए उनके शरीर में, जो कि वो जब रियल दौड़ते हैं तब होते हैं। वो सारे चीजें उनके शरीर में उस कमरे के बेड पे लेटे लेटे होने लगी। तो हमारा मन जो है वो इतना ताकतवर है कि वो एक एक्सपेरिमेंट में भी वो इस तरीके के इमेजिनेशन के द्वारा रियल और इमेजिनरी को रियल में कन्वर्ट कर देता है। जो मन और शरीर है वो एक ही बॉडी के एक हिस्से हैं। तो ये कहानी यूं निकलती है कि एक बार क्या हुआ कि एक कारपेंटर था, तो उस कारपेंटर के जहाँ पे उसका टूल बॉक्स रखा होता था, वहां पे एक दिन क्या हुआ, रात में एक सांप घुस आया। अब वो बड़ा विषधर सांप था, बड़ा खतरनाक सांप था। तो वो सांप जब घुस करके अंदर आया तो अचानक वो इधर उधर चलते चलते वो जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है, उस आरी के से टकरा गया। जब वो आरी से टकराया तो सांप का नेचर क्या है, सांप का नेचर जो होता है वो फुफकारना है। तो जब उसने फुफकार करके उसने उस आरी के ऊपर चोट करने की कोशिश की तो उसे चोट लग गई। जब उसे चोट लगी तो उसे लगा कि कोई उसके ऊपर अटैक करना चाहता है। तो जैसे ही उसने ये सोचा कि उसके ऊपर वो अटैक करना चाहता है, वो इनसिक्योर हो गया। जैसे ही वो इनसिक्योर हुआ, उसने अपने नेचर के हिसाब से उसके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, और उसने, जैसा कि सांप क्या करता है अपने शिकार को मारने के लिए, अपने दुश्मन को मारने के लिए, वो उसको चारों तरफ से लपेट लेता है। तो उसने शरीर उस आरी को अपने चारों तरफ से लपेट लिया, और लपेटने के साथ साथ वो क्या करता गया, जैसे जैसे उसको चोट लगी, जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ा, उसने अपने कसाव को छोड़ने की बजाय वो उसको और कस के पकड़ने लग गया। यानी उस आरी के इर्द गिर्द जो उसने घेरा बनाया था, उस घेरे में उसने अपने आप को और टाइट पकड़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उस आरी की धार से उस सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, चिंता जो होती है, वो हमारे शरीर के साथ ऐसा ही करती है जिस तरीके से आरी सांप के साथ करती है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम किस तरह की व्यवस्था में फंस चुके हैं, और किस तरीके से हम इस तनाव में आकर के बाहर की परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने परिवार का, अपने आसपास के माहौल को लगातार खराब करते जा रहे हैं। और हम सोच तो रहे कि हम उनका माहौल खराब कर रहे हैं, असल में माहौल अपना खराब कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे उसी सांप की तरह हम अपने आप को टुकड़े टुकड़े
कर देते। तो स्ट्रेस जो होता है ये एक बड़ा खतरनाक काम है और इससे हर व्यक्ति को इसे समझना चाहिए और इसे हैंडल करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का मेरा छोटी सी बातचीत थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किस तरीके से हमें नुकसान करता है, किस तरीके से हमारी भारतीय पौराणिक सिस्टम में स्ट्रेस को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है काल भैरव के मूर्ति के द्वारा, किस तरीके से स्ट्रेस हमारे मन और शरीर से जुड़ा हुआ है, माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, ये हमने समझने की कोशिश की। किस तरह से मन का शरीर पे और शरीर का मन पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर के बिना मन नहीं होता और मन के बिना शरीर नहीं होता है। तो ये हमने समझने की कोशिश करी। हमने ये जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप स्ट्रेस से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से स्ट्रेस जो है धीरे धीरे करके हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल करके हमें परेशान कर सकता है। इसको भी देखने की हमने कोशिश की। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, छोटी सी बातचीत करने की कोशिश की मैंने। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझसे पूछें। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। उस दिन तो आपने ये देखा था सेशन, तो ज्यादातर चीजें थोड़ा सा स्पीड में नहीं हो पाई थी, आज बहुत अच्छी क्लियर हुई है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, जैसे आपने एक जगह कहा कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो मन से रिलेटेड नहीं है, वो कैसे सर? देखो हमारे पास पांचों जो इंद्रियां दी गई हैं वो पांचों इंद्रियां हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? हमारी आंखें पहला, मनसा वाचा कर्मणा क्या? नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तो विचार की शक्ति के बारे में, वो मन के बारे में है। 5 इंद्रियां जो हमारी हैं वो हैं हमारा कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा। ये 5 सेंसेस हैं, यानी कि आईज, नोज, ईयर, टंग और टच करना, फीलिंग्स। ये 5 इंद्रियां हैं जो प्रकृति ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें दी है। वो उसने दी है, उसके द्वारा हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। यानी कि बाहर की जो दुनिया है उस दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए, उसके हिसाब से व्यवहार करने के लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें ये 5 इंद्रियां दी हैं। लेकिन आप इन पांचों ही इंद्रियों के द्वारा मन को नहीं देख सकते। मन को, जो कि विचार के रूप में है, जो एक इनविजिबल है, मन की जो शक्ति वो इनविजिबल है। तो ना तो आप मन को देख सकते हैं, ना आप मन में विचारों को देख सकते हैं, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसको छू सकते हैं, ठीक है ना, और ना आप उसको, पांचवा जो भी रहा, तो पांचों सेंसेस नहीं होती है। उसके लिए जो आपको समझना होता है, उसके लिए आपको अंदर की तरफ जाना होता है। तो वो अंदर जब आप जाने की कोशिश करेंगे इन 5 इंद्रियों के मार्फत, तो वो 5 इंद्रियों की लिमिटेशंस है, इसलिए वो काम नहीं करती हैं। तो मन की जो अंडरस्टैंडिंग है, माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इन 5 इंद्रियों से नहीं बनती है। वो पांचों इंद्रियां बाहर की दुनिया को देखने और समझने के लिए। सर, जैसे कि मैं अगर उसको सांप वाले को, स्नेक को उससे कोरिलेट करूं, तो सर्प को त्वचा से ही पता चला कि उसका कोई, उसको जो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिली है, बाहर की दुनिया से जो उसको इंफॉर्मेशन अपने शत्रु है जो उसके शरीर पे आके मतलब और ज्यादा उसको टाइट किया, तो उसने उसके सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिली वो रियल नहीं थी। उसके मन ने जो उसके इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से रिएक्ट किया, जो कि सत्य नहीं था। वो एक निर्जीव वस्तु थी जिससे वो लड़ने बैठ गया। जिस चीज से वो लड़ने जा रहा था, वो एक निर्जीव थी, लेकिन उसने निर्जीव को जीवित मान लिया, ठीक है ना। तो हम उसके चेतन मन ने या उसके अवचेतन मन ने उसी सेंसेस की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिएक्ट किया और उसने ये निर्णय लिया और उसने उसको मारने के लिए अपने आप को उससे लपेट लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो पांचों इंद्रियों की जो सर इस हाँ बताओ। जी वो पांचों इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है।
तो गांधी नहीं जी तो ने जैसे कहा स्किन में मान लीजिए, हाँ, स्किन में जैसे गर्म लग रहा है मान लीजिए, तो गर्म लग रहा है, मन को सेंस जा रहा है सर कि गर्म है, ठीक है, तो क्या वो सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य अगर है, हम उसको वो उस बिल्कुल पॉइंट सत्य से है। समझे तो यहाँ पे भी बात आती है बुद्धि की, यहाँ पे सत्य बात है। आती है बुद्धि की, हाँ, इंटेलिजेंस की, ठीक है ना। तो जो आपका मन है, उस मन अच्छा में दो ठीक है। स्वरूप होते हैं, मन हाँ, के दो रूप होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक ठीक होता है। है अवचेतन मन। आपकी जो बुद्धि अवचेतन होती है मन वो बिल्कुल, आपके हाँ। चेतन मन में रहती है, हम्म। ठीक है ना। तो अगर हम्म। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम्म। और अगर आप ये समझ पाएंगे कि भाई जो मुझे बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं ऐसा सोच रहा हम्म। हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में ये करना चाहता है, ये मेरी हम्म। मेरी मेरी सेंसेस मुझे बता रही हैं, लेकिन जो मुझे बता रही है उस वो जब बुद्धि के सामने आती हैं तो बुद्धि उसके बारे में क्या कह रही है, बुद्धि को आप कैसे प्रज्ञा करेंगे, प्रकाशमान कैसे करेंगे। गायत्री मंत्र में हम एक जाप जब करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो जी। नः प्रचोदयात् का मतलब कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो तुम्हारी रोशनी है उस रोशनी को मेरी बुद्धि में प्रतिष्ठित करो। धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी धियो धियो मतलब मेरे मन के अंदर जो बुद्धि रूपी हिस्सा है उसको अपनी प्रकाश से प्रकाशित करो, ताकि मैं इसके बीच में सही और गलत के बीच का फर्क समझ पाऊं। इसके लिए फिर आपको बुद्धि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, और बुद्धि को प्रज्वलित करने के लिए पांचों इंद्रियों द्वारा आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उन इंफॉर्मेशंस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो बोलो। जहां पे इस तरीके की निगेटिविटी है, जहां पे इस तरीके की बातचीत है, जहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशंस हो रही हैं, जहां पे हर आदमी यही बात कर रहा है कि अब तो सब बर्बाद हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो ये हो गया, और वहां पे 5 केस और पकड़े गए, वहां 12 केस और पकड़े गए, जी भैया यहाँ पे तो सीज कर दिया गया। ये क्या खबरें हैं? ये खबरें आपके कान को मिल रही हैं किसी के माध्यम से। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहले ये समझने की कोशिश करें कि मुझे इस खबर पे विश्वास करना है या नहीं करना है। अगर आप सुनी सुनाई खबर के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप सांप की तरह अपने आप को आरी में लपेट रहे हैं, और ये लपेटना आपको पता भी नहीं चलता है। जी सर, ठीक। इसमें एक प्रयोग और किया गया था जिसमें हिप्नोसिस होता है। हिप्नोसिस में क्या करते हैं कि आप आदमी को अर्ध चेतना अवस्था में भेज देते हैं, यानी उस सुषुप्त अवस्था में चला जाता है जिसमें ना वो सोया होता है ना वो जगा होता है, ना वहां पे उसका वो सर चेतन। कैसे होता है? वो मैंने कई बार देखा है, वो कैसे होता है? वो वो ऐसा प्रोसेस क्या है? वो हिप्नोसिस का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें उसको अच्छा। वैज्ञानिक ढंग से भी किया जा सकता है, और बहुत सारे हाँ हाँ। हिप्नोटिक प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, जैसे जादूगर होते हैं, मैजिशियंस भी ये करते हैं। तो वो आपके जी जी चेतन जी। मन को कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं। चेतन मन क्या है? चेतन मन जहां पे बुद्धि होती है। तो जैसे ही हम्म। बुद्धि को आप कंफ्यूज करते हैं तो देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज नोन एज अ सुषुप्त हम्म। अवस्था, जहां चेतन और हम्म। अवचेतन के बीच में गैप आ जाता है। उस हम्म। अवस्था में ले जा करके कुछ लोगों के हाथ पे, ठीक है ना, हम्म। बर्फ के टुकड़े रखे गए। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। हम्म। उनके हाथों जी में बर्फ के टुकड़े रखे गए, जी और जी। उनको लगातार ये मैसेज दिया गया कि तुम्हारे हाथ के ऊपर एक जलता हुआ गरम लाल रंग का कोयला रखा हुआ है जिसमें से लगातार धुआं निकल रहा है, और तुम्हारे हाथों में वो जलने लग गया है, तुम्हारी त्वचा जलने लगी। और ये बार बार जब उसके माइंड को सुषुप्त अवस्था में कहा गया तो 25 मिनट बीतते बीतते जब वो बर्फ के टुकड़े हटाए गए तो उसके नीचे फफोले पड़े हुए थे। हो। ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इसको अच्छा। बकायदा साइकोलॉजी में जाकर के मनोविज्ञान में आप ये एक्सपेरिमेंट ढूंढेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ने उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से सत्य माना, और उसके जैसे मैंने कहा ना, माइंड एंड बॉडी पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, तो उसके शरीर ने उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपना काम कर दिया। शरीर को फफोले पड़ाने थे, नहीं उसने फफोले डाल दिए। नहीं सर, तो वो चेतन मन में जब हम कहते हैं कि बुद्धि है, तो चेतन मन तो सो रहा है, वो अवचेतन मन से वो सोच रहा है कि हाँ मेरे हाथ में फफोले रखे हैं, तो वो कैसे फिर बुद्धि को सेंस कर गया? जैसे आप अच्छा, इसमें से हम सारे दारू पीते हैं,
हाँ सभी दारू पीते हैं। कई बार ऐसा हुआ हमने खूब कस के दारू पी होगी, ठीक है, हाँ और रात में दारू हाँ पीने के बाद हमने खाना खाया होगा या जो भी किया होगा और हमने गाड़ी चलाई और गाड़ी चला के हम घर आ गए। हाँ जब सुबह आप सो के उठते हो तो आपको ये ध्यान ही नहीं होता है कि आप कब हाँ उस जगह से उठ करके गाड़ी कैसे चलाते हुए किस रास्ते से होते हुए आप घर तक चले आए। आपको याद होता है? नहीं होता। आपको आप वो पूरा जो जो पॉइंट होता है वो पूरा पॉइंट आपसे मिस्ड होता है। ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, हाँ है ना। आपको पता ही नहीं चला कि हाँ कब आप 25 किलोमीटर गाड़ी चला के घर पहुंच गए। कैसे क्या हुआ रात में, कैसे आपने गाड़ी खड़ी करी, कैसे आपने दरवाजा खोला, कैसे आप आए, कैसे आप बिस्तर पे सो गए, आपका वो पूरा लैप्स आपको पता ही नहीं है। तो गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ बुद्धि तो सो गई थी, क्योंकि अगर बुद्धि जगी बुद्धि होती सो गई। तो वो याद रखती, हाँ वो आपको सारे हाँ सवाल के जवाब देती कि नहीं तुम जब सेक्टर हाँ 6 वाले से घुसे थे कि तुम निर्मल कुटिया की तरफ से घुसे थे, तुम्हें तो कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ इसका मतलब बुद्धि तो सो गई थी। फिर गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ गाड़ी अवचेतन मन चला रहा था, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा था, जो अच्छा चेतन मन के कंपैरिजन में लाखों हाँ लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हम अपनी जिंदगी अवचेतन मन के द्वारा ही चलाते हैं, चेतन मन के द्वारा नहीं चलाते। चेतन मन के पास तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, बुद्धि का तो काम ही बहुत कम रखा है हमने। जनरली हमारी जो जिंदगी चलती है वो सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। ऐसा कहते हैं कि चेतन मन में ही एक्सपीरियंस के द्वारा किए गए कार्य पे ही वो काम करता है, ऐसा है? नहीं, मतलब जो भी हाँ आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंस आपके हाँ सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते हैं, अच्छा ठीक है ना। जिन एक्सपीरियंसेस को आप याद रखना चाहते हैं, ठीक है ना, हाँ उनको हाँ कॉन्शियस माइंड याद रखता है, ठीक है ना। हाँ जब चेतन मन को ये अवचेतन मन को ये लगता है कि चेतन मन को इसकी जरूरत नहीं है ना, तो धीरे धीरे उस काम को अवचेतन मन टेक ओवर कर लेता है। जैसे जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक एक चीज आप बहुत ध्यान से सीखते हैं, ठीक है ना। आप बहुत डरते हैं, गियर कैसे लगेगा, एक्सीलेटर कैसे दबाना है, लड़ नहीं जाएगी। आप बिल्कुल चैतन्य होते हैं और एक एक चीज को सीखते हैं। धीरे धीरे करके आप गाड़ी चलाना जान जाते हैं। फिर तो आप गाड़ी वैसे कभी नहीं चलाते। फिर गाड़ी कौन चलाता है? फिर गाड़ी अवचेतन मन चलाता है। तो जो आपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू फिल्टर होकर के सबकॉन्शियस में जाके सेटल हो गए और फिर बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड ही उनको डिराइव करता है। तो हमारी जिंदगी ज्यादातर अवचेतन मन के द्वारा चलती है, ना कि चेतन मन के द्वारा चलती है। तो धियो यो न प्रचोदयात का मतलब अवचेतन से चेतन की तरफ की यात्रा ही गायत्री मंत्र है। वो प्रैक्टिस है, वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस, वो योगिक प्रैक्टिस है। सालों साल जो बहुत बड़े बड़े योगिक होते हैं, ठीक है ना, वो कहीं अपने अंदर उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं। वो अपनी चक्रास को इस लेवल पे एक्टिवेट कर लेते हैं जहां पे जाकर के उनकी जो बुद्धि होती है वो इतनी उसको हम चैतन्य कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप सुनो, वो कॉन्शियस है। दे आर कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग नियर बाय देम। उनके अगल बगल में हो रही हर एक छोटी से छोटी घटना के लिए वो चैतन्य में है। हर छोटी से छोटी घटना के बारे में वो जानते हैं, उसको पूरा कॉन्शियसली देखते हैं और पूरी तरीके से प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं। ये एक योगिक प्रैक्टिस है जिसको बहुत मेहनत और बहुत सैक्रिफाइस के बाद लोग एक्टिवेट कर पाते हैं अपने अंदर। ठीक सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? विनय? हाँ, विजय कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर। मैं इसमें जानना चाहता हूँ क्या इसमें विजुअलाइजेशन का भी रोल होता है? हाँ जी, विजुअलाइजेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि जो अवचेतन मन होता है वो रियल और इमेजिनरी के बीच में कोई फर्क नहीं समझता है। जो अवचेतन मन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो रियल और इमेजिनरी के बीच में कोई फर्क नहीं समझता है। तो अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, और अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस रियल और इमेजिनरी के बीच में फर्क नहीं कर पाता है। तो विजुअलाइजेशन इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू हैव अ पॉजिटिव thought process, to create a positive thoughts, to create a conscious, taking a conscious decision to create a positive thought is a visualization. इसलिए उसका एक बहुत अहम रोल होता है।
सर अर्ध जागृत में विजुअलाइजेशन कैसे करता है? वो प्रैक्टिस से आ सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप विजुअलाइजेशन की जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वो तब होती है जब जी सर। आप चेतन यानी कि जागृत अवस्था से सुषुप्त अवस्था की तरफ जा रहे हो। यानी कि जगे हुए से जब आप सोने वाले के बीच की जो अवस्था होती है ना, वो एक वैसी अवस्था होती है जिसमें आपका विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जी। तो अगर आप उस पॉइंट में अपने आप को प्रैक्टिस करें तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल तो जैसे जहां विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। हाँ, कुछ कह रहे थे? जी हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, तो ये सर अवस्था कौन सी हो सकती है, चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था? चेतन से अवचेतन की तरफ जब आप जगे होते हैं ना तो आप चेतन में होते हैं, तब आपका चेतन मन एक्टिव होता है। जब आप सोने जाते हैं ना, जब आप नींद में जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो नींद में जाने के बीच और के बीच की एक अवस्था, एक क्षण होता है जिस क्षण की बात विजय कर रहा है, जहाँ पे आप सोए भी होते हो लेकिन जगे भी होते हो। जी सर। हाँ, उस टाइम ये कहा जाता है कि उस टाइम आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सोते समय भी अच्छे थॉट्स के साथ सोना चाहिए, और कोशिश ये करें जब आप सुबह सो के उठें तो भी आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठें। सर क्या ये विजुअलाइजेशन अनजाने में होता है सर? ये विजुअलाइजेशन इंसान को प्रकृति की दी हुई एक नियामत है। जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कल हम बात कर रहे थे ना, कल के जो सेशन में टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात कर रहे थे, वो सारा कुछ विजुअलाइजेशन की ही देन है, वो विजुअलाइजेशन से ही निकल के आया है। तो ये एक ऐसा वरदान है जो प्रकृति ने केवल इंसानों को दिया है। केवल इंसान ही विजुअलाइज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो ईश्वर ने इंसान को दी है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रेस से निकलने का सूत्र क्या है? स्ट्रेस से निकलने का कोई सूत्र नहीं है। स्ट्रेस का मतलब ये हुआ, स्ट्रेस बहुत नेचुरल है। सबसे पहले बात तो है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि स्ट्रेस एक तरीके से हमारी जिंदगी का फ्यूल है। वो एक तरीके से हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें ड्राइव करने के लिए है, हमें आगे ले जाने के लिए है। जब वो एक्सेस हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो जैसा मैंने बोला कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपेबिलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन के बीच का रेशियो है, ठीक है ना। तो अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो आपको बैठ करके ये समझने की जरूरत है कि क्या मैंने एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ा ली हैं, तो मैं एक्सपेक्टेशंस कम करूं। तो आप एक्सपेक्टेशंस पे काम कर लीजिए। और अगर आपको लगता नहीं मैं एक्सपेक्टेशंस तो कम नहीं कर सकता, मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप कैपेबिलिटी बढ़ाइए। अगर आपको लगता है आप कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते तो एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए। मुद्दा अगर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तो आपको इन्हीं दोनों के ऊपर काम करना होगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक के ऊपर काम करना होगा। और इन दोनों में से किसी पे भी काम करना बुरा नहीं है। अहंकार आपको ये कहेगा कि बेटा एक्सपेक्टेशन क्यों कम करोगे, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, लेकिन कैपेबिलिटी बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो अगर आपको ये अपने बारे में पता है, अपने आप को जानते हैं और आपको ये लग रहा है भाई मैं ये कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकता, तो एक्सपेक्टेशन कम कर लो ना यार। क्यों मरना है? ये मरने वाली बात यह है कि परसों शाम को एक शेर ने आत्महत्या कर ली। नहीं, जैसे रंजीत सर ने कल रंजीत सर मैं कह रहा था कि परसों शाम को एक शेर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो पानी में मछली से जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शेर था। शेर ने टक्कर किससे ले ली? मछली से। वो मछली तो है नहीं, तो वो अपनी कैपेबिलिटी को समझ नहीं पा रहा है ना, वो गलत जगह अपना सर लगा। वो आपको अगर समझ आ जाता है कि नहीं भैया मुझे यहाँ से निकलना है, तो आप निकलो, आप गलत जगह फंसे हो। जैसे कि रंजीत सर का जो वीडियो बता रहा था, वो ये बता रहा था कि आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन होने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, वही मैं भी कह रहा हूँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो स्ट्रेस है ही नहीं ना भाई। अगर इस क्षण मुझे किसी वजह से
10 लाख रुपए की जरूरत है, स्ट्रेस है नहीं। मुझे अचानक 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए और मुझे ये पता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं 5 लोगों से या 10 लोगों से या 15 लोगों से पैसे मांगूंगा, मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे स्ट्रेस होगा क्या? मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मैं 10 लोगों से मांगूंगा, मुझे 5,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो स्ट्रेस होगा। तो या तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लूं, 10 लाख को 5,000 पे ले आऊं, या फिर मैं अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करूं कि नहीं भैया मैं तो कहीं से भी जाऊंगा, पैसे अरेंज करके लाऊंगा। ये क्लियर कट डिमार्केशन समझ में आना चाहिए। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे बहुत आसान फर्क है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना कहीं से भी हार मानना नहीं है। ये एक बहुत गलत बिलीफ है जो हमारा समाज हमें दे देता है। हम अपनी कार से अपना अहंकार जोड़ लेते हैं, हम अपने घर से अपना अहंकार जोड़ लेते हैं, है ना, हम अपने रिश्तों से अपना अहंकार जोड़ लेते हैं और करते क्या है कि हम उसको बचा के रखने के लिए, जो हमें पता है कि ये टेम्परेरी है, बावजूद इसके हम उसको बचा के रखते किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। वहां पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं। जरूरत है अपनी बुद्धि को प्रज्वलित करके ये समझिए कि जिस चीज के एक्सपेक्टेशन के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपके लिए कितनी जरूरी है। क्या आप सांप बनना, उसके लिए आप सांप बनने के लिए तैयार हैं? क्या वो एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरी है आपके लिए? अगर आपको लगता है नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरी है कि मैं इसके लिए मरना भी तय कर सकता हूं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं समझा पाया अपनी बात विनय? जी 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 सर जी। और कोई सवाल? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं साहब, धन्यवाद। थैंक यू। और अभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताओ मुझे। सर क्या विजुअलाइजेशन नॉलेज की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है? विजुअलाइजेशन और नॉलेज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको बुद्धि का खेल नहीं चाहिए, बुद्धि आपको कभी भी विजुअलाइजेशन नहीं करने देगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की नहीं है। नॉलेज जो है वो आपके इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि का खेल है, ठीक है ना। और विजुअलाइजेशन जो है उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका विजुअलाइजेशन एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आप उसको एक्टिव ही नहीं होने देगा, वो काम ही नहीं करने देगा। क्योंकि बात को समझो, विजुअलाइजेशन क्या करता है? विजुअलाइजेशन जो है वो आपके उस विचार को, जिसको आप अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू पाना चाहते हैं, उस विचार को वो आपके अवचेतन मन तक भेजने की प्रक्रिया है। जी सर। लेकिन आपका चेतन मन उसमें रोड़े अटका देता है। जी सर। तो जब चेतन मन रोड़े अटका देता है तो वो अवचेतन मन तक पहुंचता ही नहीं है। जितनी नॉलेज आप देंगे विजुअलाइजेशन के ऊपर, आपका चेतन मन, आपकी बुद्धि उतनी स्ट्रांग होगी और वो उतना ज्यादा विजुअलाइजेशन को इनइफेक्टिव करेगी। तो वो केवल तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज बन के रह जाएगी कि तुम रोज 2 घंटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो कुछ नहीं रहा। जी सर। रिजल्ट नहीं आएंगे। विजुअलाइजेशन में करना क्या चाहिए? विजुअलाइजेशन एक सिंपल प्रक्रिया है। जैसे मान लो कि जैसा कि विजय कह रहे हैं विजुअलाइजेशन करते हैं, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले साल में मैं बेस्ट सेल्स टीम लीडर का अवार्ड लेना चाहता हूँ, या मैं अपनी ये चीज अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उस विजुअलाइजेशन को जब आप करना चाहते हैं तो उस विजुअलाइजेशन को आप बार बार उस विचार को अपने मन में लाते हैं, ठीक है ना। उसका होना आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो रियल और इमेजिनरी को नहीं समझ पाता है, तो आप उसको इमेजिन करते हैं ताकि आपके माइंड को ये लगे कि सच में हो रहा है, ठीक है ना। तो अवचेतन मन उसको सच मानता है और फिर हम ये कहते हैं कि जो प्रकृति है, ईश्वर है, वो उसको सत्य करने के लिए, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, आकर्षण का नियम, और वो उसकी सत्यता के लिए कार्य करता है और सारी ताकत जो है, सारी सृष्टि जो है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाती है। लेकिन ये तभी होता है जब आपके द्वारा विजुअलाइजेशन का मैसेज अवचेतन तक पहुंचता है, जिसको चेतन पहुंचने नहीं देता है। विजय का कंफ्यूजन यहाँ पे है। क्यों विजय? जी सर।
तो विजुअलाइजेशन ऐसा है, हम उसको ये कह सकते हैं कि आप अपनी वही एक्सपेक्टेशन वाली बात है नहीं, कि आपने कुछ एक्सपेक्ट। नहीं हाँ, एक्सपेक्टेशन, मैंने एक सपना देखा, ठीक है ना, तो मैंने वही माना, सपना तो मैंने एक्सपेक्टेशन है ड्रीम, सर। नहीं ड्रीम और हाँ, एक्सपेक्टेशन में फर्क होता है, हाँ, ठीक है। सपना क्या होता है, सपना जो होता है उसका होना या नहीं होना, ठीक है ना, इसको इसके होने और नहीं होने के बीच का जो फर्क है, और एक्सपेक्टेशन के होने और नहीं होने के बीच का जो फर्क है, ठीक है ना, वो फर्क इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर देता है। एक्सपेक्टेशन को आप बहुत हद तक सच हुआ मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन को आप बहुत हद तक सच मानते हैं, आप ये मानते हैं कि ये तो आपकी कैपेबिलिटी में है, मतलब ये तो आपके दायरे में आता है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरा अधिकार है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सपनों के बारे में ऐसा नहीं होता है। सपने जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना, जहां चीज बहुत दूर है। जैसे मैं ये कहूं कि मेरा बच्चा जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे, वो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, ये सपना हो सकता है, ठीक है। टाइम का फर्क होता है, कई बार टाइम का फर्क होता है, और होने ना होने के बीच का जो फर्क होता है वो बड़ा होता है, वो एक्सपेक्टेशन के बीच में और ड्रीम के बीच में फर्क डालता है। दूसरी बात जो होती है, जो सपना होता है ना, उसमें अहंकार नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस में अहंकार होता है। सपना पूरा हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, उससे आपका जीवन बदल नहीं जाएगा। एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आपका जीवन बदलता है, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम स्ट्रेस में क्रिएट कर लेते हैं। और एक फर्क होता है, सपने जब आप देख लेते हो, विजुलाइज कर लेते हो, तो आप मुस्कुराते हो, उसके बाद की जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगी, एक पॉजिटिव फीलिंग ले आएगी। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचोगे ना, तो वो आपके अंदर दर्द ले आएगा, वो पेन ले आएगा, वो प्लेजर नहीं लाएगा। ठीक। तो जहाँ तक कि अभी स्ट्रेस पे बात हो रही थी, तो स्ट्रेस का जैसे ब्रीदिंग वाली बात जहाँ तक की करी है, तो ब्रीदिंग वाले पॉइंट में जैसे कछुआ धीमी धीमी सांस लेता है, तो क्या होता है, वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं होता। जैसे कछुआ खरगोश की हम लोगों ने स्टोरी सुनी छोटे पे, कि कछुआ खरगोश की आपस में रेस के लिए कंपटीशन हुआ, तो वो स्ट्रेस नहीं लाया अपने दिमाग में। बिल्कुल ठीक बात। और वो अपने नेचर के हिसाब से, जैसे उसका नेचर है, वो नेचर के हिसाब से चला, और वो चलते चलते वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। तो मतलब अगर हम अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल कर लें तो शायद स्ट्रेस नहीं आए, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, ब्रीदिंग पे जब आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आपकी जो बुद्धि है, माइंड जो है, वो एक्टिवेट, इंटेलिजेंस आपका एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। उस समय में हम सही गलत के बीच का फर्क समझ पाते हैं। हमने चूंकि मैंने इसको थोड़ा सा छोटे से देखा है, मैं जब छोटा था तो हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के हवन करती थी। हवन के बाद एक उच्चारण होता था ओम का, जो एक आप लंबी सांस लेते हैं ओ में, और एम में जाते जाते, माम में जाते जाते उसको आप बाहर निकालते हैं। तो जब आप लंबी एक सांस लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी भरी हुई महसूस होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद एक मतलब आप ये कहते हैं कि हाँ यार, एक अच्छी एनर्जी भरी हुई 5 बार 7 बार 10 बार, जो जितने रूटीन पे करा है। तो अभी जस्ट मैंने उस दिन के जब वीडियो जो सेशन था रंजीत सर का, उस पर चल रहा था ऑनलाइन, तो जिसपे आपने थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर बातचीत करी थी, मुझे वो चीज पुरानी याद आई। तो अभी जैसे पूजा वूजा करने के बाद मैं उसके बाद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उससे कुछ काफी हद तक दूर हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, आपका जो अपना अनुभव है ना, वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का शरीर भी अलग है, हर व्यक्ति का मन भी अलग है। दो व्यक्तियों के मन एक जैसे नहीं हो सकते। तो मेरा मन तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, तुम्हारा मन मेरी तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे और मेरे मन में कुछ हिस्से मिलते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ विचार ऐसे हैं, कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो मिलती हुई सी हो सकती हैं, लेकिन हमारा मन एकदम नहीं मिलता है। तो जो भी सॉल्यूशंस बाहर आपको ब्रीदिंग कंट्रोल करने के आपको मिलेंगे, प्राणायाम और योगिक
विधियां, टॉर्टोइज ब्रीदिंग की बात कर रहे थे हम, वेस्टर्न माइथोलॉजी में बहुत सारी ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं। तो जितनी भी ये हैं, इनमें आपके ऊपर कौन सा काम करता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। किसी की कही हुई बात से आप प्राणायाम करते रहेंगे, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्राणायाम उसके लिए काम कर रहा था, आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक कि आपका चेतन मन नहीं माने तो। हाँ, तो आपको ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको अलग अलग विधियां जो हैं वो ट्राई करनी पड़ेंगी, और जो विधि आपके ऊपर काम कर रही हो उस विधि को फिर आप आगे लेके आगे बढ़िए। किसी को पकड़ के नहीं बैठना है कि बाबा रामदेव ने क्या है कि प्राणायाम ठीक है तो प्राणायाम ही ठीक है, हम प्राणायाम पे लेके रगड़ मारेंगे। नहीं, आप अपनी अनुभूति से बनाइए। आपको आपके मन को कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न काम करता है वो आपको समझने की जरूरत है, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? विजय कुछ कह रहे? तो सर इसको हम क्या सर ऐसा कैसे, मानसिक दुनिया छोटे से रूप में बनता है, वो भौतिक दुनिया में वही बड़े रूप होता है? फिर से बोलना एक बार और। जो मानसिक दुनिया में छोटे रूप में सृजित होता है वो भौतिक दुनिया में बड़े रूप में सृजित होता है? नहीं, ये छोटा और बड़े जैसे आपने छोटे और बड़े की परिभाषा कौन दे रहा है? ये छोटे और बड़े की परिभाषा कौन दे रहा है? भौतिक में बड़ा और मन में नहीं, मन नहीं दे रहा। भाई मन में छोटा बन रहा है भौतिक, और भौतिक में अच्छा, इसको ये परिभाषा मैं दे रहा हूँ ना, मतलब मैं भौतिक को बड़ा मान रहा हूँ और मन को सूक्ष्म मान रहा हूँ। मैं भौतिक को बड़ा मान रहा हूँ, जी सर, इसलिए मान रहा हूँ, वही तो मैं तुमको कह रहा हूँ ना, क्योंकि भौतिक में आपको वो आपके सेंसेस से दिख रहा है। भौतिक दुनिया में तो देखने के लिए उसको आपको इंद्रियां चाहिए ना अपनी। जी सर। बिना इंद्रियों को तो आप महसूस कर नहीं सकते। और हम क्या हैं, एक व्यक्ति या इंसान होने की वजह से हम अपनी इंद्रियों द्वारा चलित हैं। हम सेंस डोमिनेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम इंद्रिय चलित व्यक्ति हैं। इंद्रियां हमारे ऊपर नियंत्रण करती हैं, इसलिए हम भौतिक दुनिया में जो दिख रहा है उसे हम बड़ा मानते हैं, और जो मन की दुनिया में दिखता है उसे हम सूक्ष्म मानते हैं, या कई बार निकृष्ट भी मानते हैं। मतलब हम उसको वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो तुम्हारे मन में बैठा हुआ ईश्वर कुछ कह रहा है, लेकिन तुम उस बात को ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि तुम उसको निकृष्ट मानते हो। जी सर, जैसे मैंने अपने मानसिक में मान लिया कि ये छोटा है, तो वही मतलब ये छोटा या इसको सूक्ष्म मान लिया, तो वो हमें भौतिक दुनिया में वो लगता है कि नहीं, हाँ ये छोटा ही है, मतलब वो बड़े तरीके से हमें लगता है, ऐसा है? हाँ, ये जैसे हम जब हम उसको लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, वो जिससे हम जूम इन जूम आउट करते हैं। जी सर। ठीक है ना, तो उसमें लेंस का क्या काम है? लेंस की प्रकृति सेम है। लेंस से आप अंदर देखोगे तो भी वो जूम इन जूम आउट करेगा, और बाहर देखोगे तो भी जूम इन जूम आउट करेगा। तो वो जूम इन और जूम आउट हम कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से तुम्हारा प्रश्न ये है कि हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तुम ये कहना चाह रहे हो ना, जो भौतिक में है या जो मन में है? अगर मैं तुम्हारा सवाल समझ पा रहा हूँ। जी सर। तुम ये कह रहे हो ना, जो भौतिक दुनिया में हमें दिख रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो हमें मन की सूक्ष्म दुनिया में दिख रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? हेलो, मेरा सर प्रश्न है कि जो मानसिक दुनिया में सूक्ष्म रूप में, हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ, क्या कह रहे थे? मानसिक दुनिया में मानसिक का मतलब सर दिमाग से होगा ना यहाँ पे? हाँ, मन से। जैसे हमारे दिमाग में जो सूक्ष्म रूप में सृजित हो, हाँ ठीक है, मन से। हाँ, तो क्या वो भौतिक दुनिया में वही स्थूल रूप में हो जाता है? हाँ, तो जब तुम विजुअलाइज करने की बात कर रहे हो तो कोई भी देखो, किसी भी चीज का प्रोजेक्शन ऐसे समझते हैं
पहले टाइम पे हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते थे, तो बाहर सामने एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा होता है, एक पीछे एक जी सर। प्रोजेक्टर होता है और सामने एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। जी सर। तो जो पीछे एक छोटा सा छेद होता है ना, जिसके अंदर से वो प्रोजेक्टर की लाइट आती है, जी सर। ठीक है ना, वो तुम्हारा सूक्ष्म मन है। और जो बाहर का पर्दा है जिसमें तुम पिक्चर देख रहे हो, वो तुम्हारी भौतिक दुनिया है। तो तुमने मन में ही सारी चीजें क्रिएट करी हैं, पहले तुमने उसको मन में क्रिएट किया है, तब तुम्हें वो रियल लाइफ में दिख रहा है सामने पर्दे पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जी है, सर। जी सर। लेकिन वो सूक्ष्म नहीं है, वो रियल है। इमेजिनरी जी। तुम्हारे पर्दे के सामने है जो तुम पर्दे पे दिख रहे जी हो, लेकिन तुम पर्दे पे जो देख रहे हो उसको रियल मानते हो। जी सर। पिक्चर हॉल के अंदर बैठते हैं, अगर पिक्चर हॉल में, अगर मैं अपनी जिंदगी में मैंने 500 पिक्चरें देखी हैं हॉल के अंदर जाके, तो मुझे 500 बार पता था कि ये पिक्चर है, मुझे 500 बार जी पता था कि इसकी शूटिंग होती है, मुझे 500 बार पता जी था कि सर। इसकी एक्टिंग होती है, ये सारे एक्टर पैसा लेते हैं, ये सारी बात जी मुझे हर पिक्चर देखने से पहले पता होती थी। और फिर भी जब कोई सीन आता तो मैं रोता था और हंसता था। जी सर। यही जीवन है, जी सर। जी यही सर। जीवन कराता है। 3 घंटे की पिक्चर में पैसे देके रो के आते हो आप, हंस के आते हो आप, जबकि आपको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान जी सर। पता है, बुद्धि को सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद जब आप उस मूवी जी में सर। होते हो तो आप क्या होते हो? आप उस भौतिक दुनिया में, उस पर्दे की दुनिया में फंस जाते हो, फंस जी जाते सर। हो ना। और फंस जाते हो तो जो उस पिक्चर में हो जी रहा सर। है उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, जी सर। ठीक है ना। तो जब 3 घंटे की पिक्चर में ये हो सकता है, तो 70 साल की जिंदगी में कैसे नहीं हो सकता है? यहाँ तो हमने पीछे वाला पर्दा देखा ही नहीं कभी, घूम के पीछे से वो प्रोजेक्टर आ रहा है। रियल लाइफ में तो हमने अंदर तो देखा ही नहीं ना, क्योंकि अंदर देखने के लिए तो हमारे पास कोई इंद्रिय है ही नहीं, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ दे जी सर। रखी हैं बिल्कुल। ईश्वर ने। तो ये समस्या है। तो भौतिक नहीं हो, वो रियल पीछे ही है। जी सर। जी सर। तो जो तुम वहां पीछे क्रिएट करोगे वही पर्दे पे आएगा। पर्दे पे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है ना, पर्दा बदलेगा। मतलब सर ये कह सकते हैं जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है। हाँ, वो मन में जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने क्रिएट किया है, वही आपके बड़े पर्दे पे आपको जीवन के पर्दे पे दिखता है। तो जी तुम सर। अगर पर्दे पे कैरेक्टर बदलना चाह रहे हो, तुम पर्दे पे लोगों को बदलना चाह रहे हो, तो तुम गलत जगह प्रयास कर रहे हो। और हम में जी से सर। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी यही करते हैं, वो पर्दे को ही बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि पिक्चर चल कहां से रही है। जी सर। मन पे काम करने की फुर्सत किसके पास है? सच कौन देखना चाहता है? बिल्कुल सही बात। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लग रहा है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाया ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ रजत, रजत, रजत तो की तो आवाज नहीं रही है। रवि, रवि, जी सर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या नहीं सर, आज के सेशन को लेके? ठीक है, मुन्नेश तुम्हारा कोई क्वेश्चन? हेलो, मुन्नेश, अभिषेक तुम्हारा कोई सवाल है क्या? सर मेरा सर सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने बस यही सीखा, जैसे कि आपने समझाया सर बहुत अच्छे से, कि कोई भी चीज है उसको मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही, मतलब अपने ड्रीम को इस तरीके से देखें कि जिसे हम पूरा करने में सक्षम हो। इतना बड़ा ड्रीम देखे ही मत जिसे हम पूरा नहीं कर सकते।
नहीं आप अपनी पूरा कर सकते हैं, कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करने को तैयार होना होगा। आपको अपनी कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी होगी ना। शेख चिल्ली की तरह सपने जी। देखने का फायदा नहीं है। शेख चिल्ली की तरह सपने मत देखो। हाँ, सपने ये है देखने, कि हाँ, अपनी क्षमता के हिसाब से सपने देखना वही सही है। हाँ, और आपको ईश्वर ने ये शक्ति दी है इंसान को कि वो अपनी क्षमता को जिस स्तर तक चाहे उस स्तर तक लेके जा सकता है। क्षमता को जी, बढ़ाने यानी बिल्कुल ठीक बात कैपेबिलिटी है। को बढ़ाने की जो चॉइस है वो प्रकृति ने इंसान को दे रखी है। उसमें उसने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। तो इसके लिए हम प्रकृति को जी, दोष नहीं दे सकते। तो उसने कहा है कि तुम अगर हवाई जहाज बना के दुनिया में उड़ना चाहते हो, या तुम चांद की सैर करना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें हर चीज की करने की आजादी है, लेकिन उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होगा। टैलेंट की बात नहीं पहले कर रहा अपने हूं। को जज करना है। कैपेबिलिटी, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। टैलेंट डिफरेंट थिंग है, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ये दो शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना हमें लाइफ में कभी भी। टैलेंट अलग चीज है, कैपेबिलिटी अलग चीज है। जैसे जी, मैंने अभी टैलेंट तो बोला, अपना हुनर हो गया। हाँ, टैलेंट मतलब जो मैं कर सकता हूँ, जो तुम कह रहे हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा टैलेंट है। उस टैलेंट को बढ़ाने के लिए मैं अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करूंगा। मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किन सचिन किन तेंदुलकर चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें ये करनी समझना पड़ेंगी। होगा, ये समझना होगा। जी। तो जो मैं बात अभी विनय सर जब बोल रहे थे, तो मैं कह रहा था कि परसों शाम को एक शेर ने 7 बजे आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि वो मछली से रेस में स्विमिंग में हार गया। क्यों? क्योंकि शेर जो था वो अपने टैलेंट को नहीं समझ रहा है, वो गलत जगह पे जाकर के और गलत चीज से कंपटीशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी अगर कैपेबिलिटी उस चीज में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका टैलेंट नहीं है, तो आप गलत मेहनत करेंगे, ज्यादा कष्ट आएगा और रिजल्ट नहीं आएंगे। आएंगे तो देर से आएंगे। सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सर, उसमें अपने आप को जज कैसे करा जा सकता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? दो चीजें हैं। अगर आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं, पहले तो ये सवाल आता है, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल जो है, आप किस लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो मेहनत मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए है तो उसके पैरामीटर बदल जाते हैं, तो उसकी सफलता और असफलता, जीत हार अलग हो जाती है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए नहीं है तो उसके पैरामीटर अलग हो जाते हैं। जिस तरीके से हम जब मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, तो मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूं, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं और मुझे वहां प्रसाद मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं और मुझे प्रसाद मिल जाता है। दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि मैं मंदिर प्रसाद के लिए जाता हूं और दर्शन भी कर लेता हूं। तो आप जब भी टैलेंट को ढूंढेंगे तो आप इन दो पैरामीटर पे कसने की कोशिश जरूर करिएगा कि आप प्रसाद के लिए जा रहे हैं कि दर्शन के लिए जा रहे हैं। जी। क्योंकि फिर वो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जो पैरामीटर आप सेट करेंगे ना, फाइनेंशियल मैटेरियलिस्टिक पैरामीटर सेट करेंगे आप सारे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हम जीत और हार के बीच में पलते हैं। हम बड़े छोटे पैदा होने के बाद ही हमारा समाज जो है वो हमारे अंदर अच्छा बुरा, जीत हार, आगे बढ़ जाओ गिर जाओ, ये सारी चीजें हमारे अंदर डाल देता है, ठीक है ना। तो जब वो डालना शुरू करता है तो हमें अपनी सफलता और असफलता को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं मापदंड चाहिए होते हैं। अच्छा, वो मापदंड अपने खुद के बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, बाहर से मापदंड लेना बड़ा आसान होता है। तो अगर आपका बच्चा दौड़ते हुए घर के अंदर घुसता है और कहता है पापा पापा आज मैं मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, आप पूछे बेटा कितने आए, बोले पापा मेरे 100 में 62 आए जी। आप इसे सफलता कहेंगे या असफलता कहेंगे? उसे सर क्या बताऊं सर, मैं पहले तो उस बच्चे को जज करूंगा कि वो किस हिसाब का नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट के बाद बड़ी होशियारी से आप ये पूछेंगे अच्छा वो पिंकी के कितने नंबर आए,
फिर वो कहीं पापा पिंकी के ना 78 आए, फिर आप कहेंगे तब तो तुम्हारे अच्छे नहीं आए। तो उसकी सफलता जो जो उसके हिसाब से सफलता थी, अगले 5 मिनट में आप उसको ये बता देंगे कि बेटा तुम सफल नहीं हो, तुम असफल हो। अगर पिंकी के 78 आए और तुम्हारे 65 आए तो तुम बेकार हो, तुमने कुछ नहीं किया। और अगर उसने ये कहा पिंकी के तो 12 ही आए, तो आप उसको उठा के गोदी में ले लेंगे। यही पैरामीटर हम अपने ऊपर भी सेट करते हैं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। तो जब टैलेंट की और इसकी ड्रीम की आप बात कर रहे हो ना, तो ये फर्क हमेशा बना के रखो। अगर वो दूसरों के लिए कर रहे हो आप, तो फिर आप पेन में रहोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ड्रीम और विजुअलाइजेशन का क्या संबंध होता है? ड्रीम जो होता है वो हमेशा पूरी तरह से सोई हुई अवस्था में आता है। जी सर। जो ड्रीम होता है उसमें सच और झूठ के बीच का कोई फर्क नहीं होता है। उसमें जो आप इमेजिनेशन होती है उसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसमें क्या सही और क्या गलत ये आप सपने में नहीं फैसला कर सकते हैं। सपने में जो गलत है वो भी सही दिखता है और जो सही है वो भी गलत दिखता है। यानी जो नहीं है वो भी है और जो है वो तो है ही। विजुअलाइजेशन में आप कॉन्शियसली विजुअलाइज करते हैं, आप हमेशा वो विजुअलाइज करते हैं जिसमें आपका कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं जो आपने तय किया है। सपना आप तय नहीं करते हैं, सपना फ्री फ्लो होता है, वो आपकी एक्सपीरियंसेस से निकल के आता है। तो सर ये जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, तो ये इनकी कल्पना थी? अगर हम शाब्दिक भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये उनकी कल्पना नहीं थी, उनका सपना था। लेकिन मैं जिस सपने की बात कर रहा हूं, मैं वो रात में सोने वाले सपने की बात कर रहा हूं, कि जो आप सोते समय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तुम गांधी जी के जिस सपने की बात कर रहे हो वो सपना है जो उन्होंने कोई रात में सोते हुए नहीं देखा। उस सपने को उन्होंने जीती हुई जगी हुई आंखों से देखा। सपने दो तरह के होते हैं, एक वो जो बंद आंखों से देखे जाते हैं और एक वो सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं। तो तुम गांधी जी के जो सपने की बात कर रहे हो वो उन्होंने खुली आंखों से देखे, जिसकी बात अभिषेक कर रहा है। और विजुअलाइजेशन जब आप करते हो तो विजुअलाइजेशन अलग चीज है। विजुअलाइजेशन आप खुली आंखों से नहीं करते। जी सर। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं जगी आंखों से सपने भी देखे और उसको विजुअलाइज भी किया होगा समय समय पे। सर बिल गेट्स ने जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जन्म किया, तो इन्होंने भी सपना देखा था इसका? मुझे ये नहीं पता, बट मैं ये मानता हूँ कि एक प्रक्रिया है। ये कोई एकदम से आप बड़ा सपना नहीं देखते, छोटे छोटे सपनों के टुकड़े जुड़ करके बड़े सपने बनते हैं। तो आज जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स ने वो आज जो वो है वो उसने नहीं देखा होगा जरूर, लेकिन उस समय में जो उसने देखा होगा वो बड़ा ही देखा होगा। उस समय के हिसाब से वो बड़ा था। आज के पैरामीटर पे भले ही वो हमें छोटा लग रहा है। जी सर। और अपने सपने के को देखने की उसने हर कीमत चुकाई है। उसके लिए उसने सही और गलत के बीच में कभी फर्क नहीं रखा। Bill Gates is known as the most shrewdest man in the hardware and software industry. पता है तुम्हें? सबसे कपटी आदमी माना जाता है वो दुनिया का। जबकि अमीर घर से थे वो बहुत। हाँ, उसी लिए श्रूड था ना। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कौन रह गया? मुन्नेश रह गया। मुन्नेश, तुम्हारा कोई सवाल है क्या? कोई क्वेश्चन है क्या मुनेश? अरे आवाज नहीं आ रही भाई। मुन्नेश बाबू, आवाज ना आ रही आपकी, थारी आवाज ना आ रही। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, अब आई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इबाली सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है कि मेरा तुम्हारी आवाज ही अपने आप में क्वेश्चन है मुन्नेश। क्यों सर? ये भी एक क्वेश्चन है कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ। तो मुन्नेश की आवाज ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये
रवि बेटा तुम्हारी कोई सवाल है क्या? आज की चर्चा में कोई बात तुम्हारे आई हो? नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर एंड करें सेशन आज का। हाँ सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। सर 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 हाँ 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 अरे जरा अपना मोबाइल चेक कर लेना, व्हाट्सएप पे SMS होगा। अच्छा ठीक है।